आज की क्लास में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से आगे कराते हुए मैं आप लोग को ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कराने जा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों के पास टर्म है दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। बस इतना ही, उससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है इसमें। दैट इज It is also मेडिकल known as induced मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब इसको ध्यान से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तब हमें एक बात यहाँ पे समझ आती है कि यहाँ टर्म हमने मेडिकल भी यूज किया है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है, बट एक जो टर्म हम यहाँ पे स्पेशल यूज कर रहे हैं दैट इज मेडिकल। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं या प्रैक्टिशनर हैं उनकी जरूरत होती है। ठीक, दूसरी चीज ये है कि ये रिस्की भी है। अब एक टाइम लिमिट है जहां तक ये पॉसिबल है, लेकिन एक टाइम लिमिट के बाद क्या है, ये जो मदर है यानी होने वाली जो मदर है उसके लिए क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ऑल्सो नोन एज, काफी कॉमन टर्म है, आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, ऑल्सो नोन एज induced abortion। ठीक है, ये नाम सुनते के साथ ही पता चल जाता है बच्चों को। ठीक है, और अगर शॉर्ट में दिया जाता है यहाँ पे MTP तो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अगर लिख दिया वहां पे एग्जाम में आपको, अगर लिख दिया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो देख के तो कोई भी बच्चा इसको समझ ही सकता है। ठीक है, पहले क्या था, अब यहाँ पे अगर हम लोग बुक के डेटा की बात करें तो 45 to 50 million MTPs are performed in a year। अब ये डेटा काफी ओल्ड है। ओल्ड का मतलब ये 2005-6 के टाइम का डेटा है। आज की डेट में ये डेटा क्या है, और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो ये कितना है? ये 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन ईयर। एक साल में जितनी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका 1/5 हिस्सा, तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम भी नहीं है। तो ये है कि हाँ, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लीगलाइज MTP, यहाँ पे क्या है, बहुत रेयर होता है। लीगलाइज का मतलब है कि उसमें बहुत सारे केसेस लगे होते हैं कि किस कंडीशन में हो सकता है और किस कंडीशन में नहीं हो सकता। हालांकि लोग इसको फॉलो नहीं करते, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1971 में लीगलाइज किया। तो बस एक पॉइंट हम लोग और लिखेंगे, शॉर्ट में निकाल रही हूँ मैं फटाफट, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ आपके नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फटाफट हम लोग करते जाते हैं, साथ में आप लोग नोटबुक में नोट करते जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड लीगलाइज्ड मैम ये एमटीपी, जल्दी जल्दी खत्म करिए, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, इन 1971। इसको कब ओवर, मतलब कब इसको किया था, लीगलाइज किया था 1971 में। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना है कि इसको हम लोग इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। दूसरी बात, इसको 1971 में गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है वाई, एक क्वेश्चन क्या है कि वाई MTP। तो वाई का रीजन क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई कपल है, वहां पे क्या हो गया, अगर इंटरकोर्स फेलियर हो गया, मैं फेलियर का मतलब क्या है कि अगर प्रोटेक्शन यूज किया बट वहां पे फिर भी कंसीव हो गया, या फिर रेप के केस में, तो कुल मिला के केस कैसा होना चाहिए, अनवांटेड होना चाहिए। लेकिन अनवांटेड में भी, उसमें भी लीगल बहुत सारी चीजों को इसमें डाला गया, क्योंकि लोग इसका क्या कर रहे थे, मिस कर रहे थे। ठीक, लेकिन अब इसमें भी क्या है कि अगर फीमेल की हेल्थ को हम लोग देखें तो इसको सिर्फ हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसी में हम लोग इसको सेफ मानते हैं।
सिर्फ 12 वीक तक। उसके बाद क्या हो जाता है, जो मदर है उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पे हम लोग फीटस जो है उसका जो फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसका हम लोग डिटेक्शन करते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाई एमटीपी। इंडिया में तो खैर ये बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके लिए लोगों की इफेक्टिव काउंसलिंग जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है, नेक्स्ट हम लोगों के पास टॉपिक है दैट इज एसटीडी। इसमें मैं आपको थोड़ा सा 10th क्लास याद दिलाऊंगी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं, इसमें क्या है कि ये जब भी होगा तो उसमें रीजन क्या है कि अगर मेल है, अगर क्या है मेल है, और अगर क्या है फीमेल है, तो क्योंकि हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हो सकता है कि ये मेल से फीमेल को ट्रांसमिट हो जाए कोइटस के टाइम में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये फीमेल से मेल को ट्रांसमिट हो जाए। बट गारंटी है कि किस टाइम हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम हो रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे गारंटी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे इसकी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, सो फटाफट सुनते जाइए। एक चीज और है यहाँ पे कि इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है। ठीक है, ये तो खैर बच्चा बच्चा जानता है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस are also called as are also called as क्या बोलते हैं हम लोग उसको, वेनरल डिजीज बोलते हैं। वेनरल डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, वीडी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। बस आपको याद रखना है पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज वेनरल डिजीजेस। ठीक है। और दूसरी चीज कॉमनली जो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है वो क्या है, आरटीआई सुना होगा आपने, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख रही हूँ, बताती जा रही हूँ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन, ताकि ये तुरंत फिनिश हो जाए। दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये क्या है कि इंटरकोर्स के टाइम में अगर यहाँ पे स्पर्म्स की एंट्री हो, तो इसके साथ क्या है, ये गया कैसे, पेनिस के थ्रू हुआ। हो सकता है कि जो मेल है उसको हर्पिस हो, जेनाइटल हर्पिस हो, या फिर वर्ट हो, कुछ भी हो, तो ये उसके थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। और इसके वेजिनल पोर्शन में इचिंग, तो ये तो वाइट डिस्चार्ज, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन्फेक्शन बहुत तरीके के हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे तरीके का ये जो इन्फेक्शन है ये हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नाम ही दिया गया इसको। ठीक है। अब देखिए बहुत मैं यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ, आप भी देख लेंगे फटाफट। आपने जो 10वीं क्लास में पढ़ा था, मैं रफ में लिख रही हूँ यहाँ पे, हालांकि ऐसे नहीं लिखना चाहिए इसको। 10वीं क्लास में जो आपने पढ़ा था वो 4 था, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस और वर्ड्स। ठीक है, ये 4 थे आपके पास 10th में। लेकिन अब क्या है, अब आप 10th क्लास में तो है नहीं, यू आर इन क्लास, क्लास क्या बोलो, आप भी तो आप स्पेशली टारगेट बैच की हुई 11th 12th दोनों ही आपको कवर करना है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारे आपको एसटीडीज बताया जा रहा है, ध्यान देना है आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गोनोरिया है, क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियसिस, फंगल इन्फेक्शन है, जेनाइटल वर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर्स, एचआईवी क्या कॉज करता है, एड्स। तो ये सब के सब, इसका नाम आपको याद रखना है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, एसटीडीज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब कैसे होगा, ये भी पता है आपको कैसे होगा। तो अगर आप इंजेक्शन शेयर करते हैं उससे होगा ये। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, पता चला एक डॉक्टर जिससे ऑपरेट कर रहा है उसी को उसने स्टेरिलाइज नहीं किया, विदाउट स्टेरिलाइजेशन किए हुए उसने दूसरे पेशेंट को वहां पे ट्रीट कर दिया,
तो दूसरे पेशेंट को जब ट्रीट करेगा तो क्या होगा, उसको भी वो इन्फेक्शन जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, यहाँ पे डेंजरस केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इनका क्योर तभी पॉसिबल है जब इनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए। और रीजन क्या है, अर्ली डिटेक्शन होता क्यों नहीं, तो इसलिए अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है क्योंकि ये ना शुरुआती स्टेज में इतना माइनर होगा, इसका जो सिम्टम या लक्षण है कोई ध्यान ही नहीं देता इसके ऊपर। इंक्लूड क्या होगा इसमें, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स, ये सब क्या है, अर्ली स्टेज के हैं, ठीक है। इन द जेनाइटल रीजन ये सब होता है, लोग अवॉइड कर देते हैं इसको, ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्प्टोमेटिक, मतलब होता है लक्षण ना दिखना। सिम्टम से बना सिम्प्टोमेटिक, और असिम्प्टोमेटिक का मतलब उसमें लक्षण नहीं दिखेंगे लेकिन वो इन्फेक्टेड है, ध्यान देना इस बात पर, ठीक है। एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, absence or less significant symptoms in the early stages of persons from going for timely detection and proper treatment। ये सब चीज। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, एक और पूछा जाता है कि एक्सपेंड द टर्म PID, पेल्विक रीजन आपको पता है, ठीक है। तो उस पोर्शन में जब इन्फ्लेमेशन होगा, उस पोर्शन में क्या होगा, जब इन्फ्लेमेशन होगा तो इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इन्फ्लेमेटरी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में PID बोलते हैं, मतलब वो जो पेल्विक जोन या पेल्विक रीजन जो है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होता है, ठीक है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नीट का क्वेश्चन है ये। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखिए टर्म है आपके पास यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए जब when implantation occurs other than the uterus, मतलब यूट्रस छोड़ के किसी दूसरे जगह पे जब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट कर जाए, उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक। तभी हमने यहाँ पे एक अदर दैन द यूट्रस या फिर आउटसाइड दैन द यूट्रस, तो जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट में लिख देती हूँ, नीट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने पता नहीं इस साल देखा है या फिर अभी इसमें फर्स्ट टर्म के भी एग्जाम में था, ये 12th क्लास में। चलिए प्रेगनेंसी in which the fertilized egg implants outside the uterus। बस इतना याद रखना आपको, कीवर्ड इज आउटसाइड द यूट्रस, तो इससे हमेशा आपको याद रहेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसको कहते हैं कि एनसीईआरटी की एक लाइन से नीट के क्वेश्चंस निकालना, आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे, infertility or even cancer of the reproductive tract, STDs are a major threat to be a healthy society। ऑब्वियस है कि अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई बीमारी होगी तो ऑफस्प्रिंग उसका हेल्दी हो ही नहीं सकता, ठीक है। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, मतलब कोई लिख के नहीं दे सकता कि मुझे हो ही नहीं सकता, ये इतनी कॉमन चीजें हैं कि ये बहुत इजीली इसकी स्प्रेडिंग होती है। Their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years, the age group to which you also belong। There is no reason to panic because prevention is possible। One could be free of these infections by following the simple principles given as follows, ठीक है। देखिए अननोन पार्टनर के साथ कोइटस को अवॉइड करना है, कॉन्डोम का यूज। देन डाउट के केस में किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए, डॉक्टर हो गए, सबसे कंसल्ट करना है। बस ये पता चल गया आपको। लास्ट टॉपिक
चैप्टर का, दैट इज इनफर्टिलिटी। सब कुछ पढ़ लिया आपने, सारी चीजें पढ़ लिया आपने, कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड पढ़ लिया, बैरियर मेथड आपने पढ़ लिया, एसटीडीज पढ़ लिया आपने, एमनियोसिंथेसिस पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। लास्ट में जो हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सब मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, चाहे तो मेल को हो चाहे फीमेल को हो, दोनों में से किसी को भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, इनफर्टिलिटी। तो करना क्या पड़ेगा इसमें, इसमें करना ये, और इसका कुछ भी रीजन हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, कोई सा भी साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो आपके बॉडी के एक एक हार्मोन में इम्बैलेंसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो उसमें करना क्या पड़ता है, करना ये पड़ता है कि इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हम लोगों को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करना पड़ता है। तो पहले तो आपको इसका एब्रीविएशन याद करना है, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजीज, आर्ट बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। अब एक चीज और है, आर्ट के अंदर ही ये पूरा पैरा आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के अंदर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला केस है इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, ये जो क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ इस इन विट्रो का मतलब होता है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन विट्रो, तो इन विट्रो का मतलब होता है, चाहे तो आप इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशन, कंडीशन और लैब कंडीशन, ठीक है। तो इन विट्रो कंडीशन या लैब कंडीशन के अंदर क्या कराना, अब फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फर्टिलाइजेशन इज द, अब देखिए निकल गया ना, सॉल्व हो गया ना सारा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, बस। तो आपने सिर्फ इसको देख के इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे निकाला, दैट इज जब मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, कहाँ, लैब कंडीशन में या आर्टिफिशियल कंडीशन में, उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कैसे होगा, अब यहाँ पे एक बात बोली जा रही है, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसका क्या मतलब है, तो मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। किसके थ्रू फॉलो किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के थ्रू फॉलो किया जाता है। एक रफ पेज ले रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आ गया, हाँ। मतलब लैब कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे लैब कंडीशन में जो फर्टिलाइज कराया गया, सारे वर्ड्स मैं आपको एक साथ सिखा देती हूँ, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, सारा क्रिस्टल क्लियर होगा। जब इसको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया गया, क्या बनेगा, ये जायगोट बनेगा, ठीक है। जायगोट है तो अब ये बैठा तो रहेगा नहीं स्टेज में, 2 सेल स्टेज बनेगा, 4 सेल्ड बनेगा, 8 सेल्ड बनेगा, फिर 16 to 32 बनेगा, मतलब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनेगा। अब इसको उठा के क्या करना है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कराना है, ठीक है। अगर ये 16 to 32 सेल स्टेज में होगा, तब ये जाएगा यूट्रस में, इसको इम्प्लांट कराया जाएगा। अगर इसका सेल स्टेज का नंबर कम होगा, मतलब जब ये जायगोट तुरंत बना ही है, आप फर्क समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। अगर ये जो जायगोट है, ये जो क्या है, जायगोट है, अगर इस जायगोट को ट्रांसफर कराया जाएगा तो इसको फेलोपियन ट्यूब भेजा जाएगा, तो उसको हम लोग फुल टर्म देंगे जेड, टोक दीजिएगा, हालांकि मैं आपको साधारण तरीके से समझा रही हूँ,
इसको हम लोग बोलेंगे ZIFT, मतलब जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। जायगोट को फलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कराना। अगर कोई बोलता है जायगोट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मतलब समझिए वो बेवकूफ है, क्योंकि जायगोट को अगर ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में तो वो 2000% फेलियर होगा, कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोले IVF सेंटर कोई खोल के बैठा है और जायगोट को अगर वो यूट्रस में ले जाके छोड़ देगा तो वो फेलियर होगा, कभी भी वो फर्टिलाइज, कभी भी वो आगे जाके इम्प्लांट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म क्या निकला, जिफ्ट निकला। ठीक है, अगर ये ज्यादा सेल के स्टेज में चला गया और एम्ब्रियो वाले स्टेज में चला गया तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस के अंदर। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ET बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग शॉर्ट में ET बोलते हैं, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर इसको बोला जाता है, ET। तभी यहाँ पे लिखा है दैट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसका एक मिसनोमर या फॉल्स नेम है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसका एक फॉल्स नेम है, ये हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, आगे देखिए, ZIFT मतलब जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर, ये मैंने आपको अभी अभी सिखाया। एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द यूट्रस, ये भी अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर वो ज्यादा हो जाएगा 16 to 32 स्टेज वाला हो जाएगा तो उसको यूट्रस में भेजना पड़ेगा। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन वीवो। अब आप सोचेंगे ये क्या नया ड्रामा है, कुछ नहीं है। इन वीवो का मतलब होगा इन नेचुरल कंडीशन, मतलब फीमेल की बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन को जब लीड कराया जाएगा तो उसको हम लोग इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला टर्म है यहाँ पे आपके पास GIFT। एग्जाम में बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन GIFT एंड ZIFT। क्या बोला मैंने? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन GIFT एंड रफ पेज है ZIFT। आगे का तो सेम है, इंट्रा फलोपियन ट्रांसफर। यहाँ क्या भेज रहा है, फलोपियन ट्यूब में जायगोट भेज रहा है, यहाँ क्या भेज रहा है, गमीट भेज रहा है। समझ आ गया? ठीक है, कहानी ये है दोनों के बीच में। जायगोट वाला केस तो मैंने आपको अभी भी समझा दिया कि जायगोट को भेजा जा रहा है फलोपियन ट्यूब में। ठीक है, लेकिन जब हम लोग GIFT देखते हैं तो होता ये है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फलोपियन ट्यूब। अब हुआ ये कि ये एक फीमेल है, ठीक है, और ये दूसरी फीमेल है। अब सपोज कीजिए कि ये जो फीमेल A है, समझिएगा ध्यान से, ये स्टेराइल है, मतलब ये कंसीव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में फंक्शनल ओवम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या करना होगा फिर? अगर ये फीमेल डोनेट करना चाहती है, डी फीमेल की बात कर रहे हैं, तो अब आपको समझ आएगा। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम, ओवम का ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम अ डोनर, तो ये तो डोनर हो गई ना, ये क्या हो गई, डोनर हो गई। तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फलोपियन ट्यूब, that is gamete intrafallopian transfer of another female who can't produce one but can provide suitable environment for fertilization। लेकिन हाँ, सिर्फ ये ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ ठीक है। इसका बात समझ आ गई अब? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। आपको इतना खिचड़ी बनाने का शौक नहीं है, साफ सीधी सी एक बात समझिए, ट्रांसफर ऑफ गेमीट इनटू फलोपियन ट्यूब, आपको याद आ जाएगा। ठीक, देन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब क्या होता है, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे आपके पास है intracytoplasmic sperm injection, that is intracytoplasmic sperm injection। अब इसमें क्या है, ये भी अगर आप टर्म ध्यान से देखेंगे आपको बात समझ आ जाएगी। होता ये है
कि ये ओवम है अगर, ठीक है, तो एक सिरिंज के थ्रू जिसमें सीमेन पूरा फिल्ड होगा स्पर्म लोडेड, उसको डायरेक्ट इसके साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, ठीक। देन आगे देखिए, अब कुछ ऐसा भी केस होता है जिसमें क्या कराया जाता है, स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आर्टिफिशियली एंटर कराया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। देन एक और टर्म बच गया आपके पास, आपने अभी भी सीखा, दैट इज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो जब सीमेन को एक हेल्दी पर्सन में से क्या किया गया, लिया गया हेल्दी डोनर से, और इसको कहाँ ट्रांसफर किया गया, वैजिना या फिर यूट्रस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स में कंफ्यूज करके सिर्फ आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट पैरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी अगर कोई कपल ऐसा है जिसमें से फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, अगर मेल में कोई एरर है या फिर फीमेल में कोई एरर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेल है, मतलब दोनों जो कपल है वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्या है कि अडॉप्शन जो है वो काफी टफ टास्क है, सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस procedures is to have children. In India, we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption, and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood. तो ये बता रहा है कि ऐसा किया जा सकता है जब सारे प्रोसेसेस फेल हो जाएं तो, ठीक है। ये चैप्टर आपका आज की क्लास में फिनिश हुआ। इस चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है नो बिल्कुल? मैम।